हम्म। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज नितिन। और आज हम जो नेक्स्ट हमारा प्रीवियस चैप्टर था सेल, उसको ही कंटिन्यू करेंगे जो कि प्रीवियस क्लास में हमारे बचा हुआ था। तो फर्स्ट क्लास में हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने सेल ऑर्गेनेल्स जो भी है उनके बारे में इंफॉर्मेशन ली थी और सभी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल आता है दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनेल है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। So the Golgi complex is a state of membranous vesicles where storage, modification and packaging of protein products occurs. मीन Golgi complex क्या है? स्टेक है membranous vesicles का। यहाँ पर देख सकते हैं लाइक स्टेक का मीन ये बंच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, लाइक 1 2 3 4 5 ये सब जो है बंच लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर आपको प्रेजेंट दिखाई दे रही है। सो स्टेक ऑफ मेम्ब्रेनस वेसिकल्स के स्टेक के फॉर्म में होता है, जहां पर कि क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या वर्क करता है, ये स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का और पैकेजिंग का। प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमने इससे पहले वाला ऑर्गेनेल पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके थ्रू बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका स्टोरेज, उनका मॉडिफिकेशन और साथ में उनके पैकेजिंग का जो वर्क होता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमारे पास करता है। ये एक एनिमल सेल है और ये एनिमल सेल के बहुत सारे ऑर्गेनेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन ऑर्गेनेल्स में ये जो स्ट्रक्चर है यही गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है। अगर इसको हम देखें, इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर आपके देखने ये बहुत सारे स्टैक्स हैं, 1 2 3 4 इस तरह से स्टैक्स बने हुए हैं जो कि मेम्ब्रेनस वेसिकल्स है। मेम्ब्रेनस वेसिकल्स है और साथ में इसकी दो सरफेस है। ये जो इस तरह से जो सरफेस होती है उसको बोलते हैं हम सिस्टर सरफेस, और जो ये नीचे वाली सरफेस है ये सिस्टर सरफेस हो जाती है, और ये जो ऊपर वाली सरफेस है उसको ट्रांस सरफेस बोल देते हैं, या इसका ये ट्रांस फेस है यहाँ पर। इसके अलावा इसमें कुछ टू टाइप की वेसिकल्स होती है। नंबर 1 इज सेक्रेटरी वेसिकल्स एंड नंबर 2 इज ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। जो सेक्रेटरी वेसिकल्स है वहां से कुछ फ्लूइड या कुछ मटेरियल सेक्रेट होता है, जबकि ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है ये इस मटेरियल को वन प्लेस टू अदर प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करने का वर्क परफॉर्म करती है। नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो यहाँ पर गोल्जी apparatus है, यहाँ पर दिया हुआ है। फिर इसको हम देखें तो ये इसके पास हमारे पास मेम्ब्रेनस वेसिकल्स है जो कि वन बाय वन बहुत सारे आपके यहाँ पर वन टू अदर से अटैच्ड है। इसके अलावा हमने कहा इसकी सिस फेस होता है और ट्रांस फेस होता है। ये सिस फेस अपर वाला और ट्रांस फेस लोअर वाला होता है, ठीक है। इसके बाद जो हम देख रहे हैं जो ये वेसिकल्स है मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, तो ऐसी स्ट्रक्चर जो इन वेसिकल्स को कंबाइन करें, एक दूसरे से लिंक करें, उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ल्यूमेन। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, जो ये वेसिकल्स जो बाहर कुछ वेसिकल्स है जो कि गोल्जी apparatus की होती है, जो कि क्या है कुछ मटेरियल को बाहर से अंदर ला रही है, दैट इज इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ये यहाँ पर जो ये हम सरफेस देख पा रहे हैं जो हमारी मेम्ब्रेनस वेसिकल्स है उनकी ये जो सरफेस हम देख पा रहे हैं इन सरफेस को हम बोलेंगे सिस्टर्नी। These are known as cisternae। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ स्मॉल सेक्स लाइक और वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर है, और वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये है आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। यहाँ से कुछ वेसिकल्स है जो कि मटेरियल को बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, दैट इज आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Golgi apparatus। Now next is lysosomes। नेक्स्ट ऑर्गेनेल कौन सा है, लाइसोसोम। So lysosome contains enzymes
that can break down foreign material like bacteria or worn out cellular components. तो लाइसोसोम भी क्या है? ये एक ऑर्गेनेल है. लाइसोसोम also an organelle of a cell that is required to function to perform activities to a cell. जो कि किसी भी सेल को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो एक ऑर्गेनेल लाइसोसोम भी उसमें इंक्लूड होता है. सो लाइसोसोम कंटेन एंजाइम्स. अब जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम क्या करता है? कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम कंटेन करता है जो कि किससे फॉर्म होते हैं? प्रोटीन से. ये एंजाइम किससे फॉर्म होते हैं? प्रोटीन से फॉर्म होते हैं. लाइसोसोम कंटेन करता है एंजाइम्स जो कि प्रोटीन से फॉर्म होते हैं, और ये क्या करते हैं? दैट कैन ब्रेक डाउन फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया और वर्न आउट सेलुलर कंपोनेंट्स. तो ये जो एंजाइम्स है जो कि लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कि कोई भी आउटर मटेरियल जो भी सेल के अंदर एंटर करता है, उस आउटर मटेरियल को ब्रेक डाउन करने का वर्क करता है. और इसके अलावा बोर्न आउट करता है सेलुलर कंपोनेंट को. मीन जो भी दूसरे ऑर्गेनेल या दूसरा मटेरियल जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो कि अब क्या है? बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका है और फंक्शनिंग नहीं कर रहा है अपनी प्रॉपर, तो उसको भी ब्रेक डाउन करके ये सेल से बाहर निकालने का वर्क फंक्शन करता है. उसके बाद contents of lysosome would kill cell if membrane ruptures. अगर क्या होता है? जो भी लाइसोसोम के अंदर कंटेंट होते हैं, मीन जो एंजाइम लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करेंगे? किल को, सेल को ही किल कर देंगे अगर उसकी मेम्ब्रेन जो है फट जाती है. मीन लाइसोसोम की जो ये मेम्ब्रेन है ना, अगर ये कैसे किसी भी टाइप से बर्स्ट हो जाती है, मीन है ना, ये फट जाती है, तो इसके एंजाइम सेल के अंदर आ जाते हैं और कंप्लीटली सेल को ही ये एंजाइम्स किल कर देते हैं. मैनी मैप और एंजाइम्स इनटू फूड वेक्टर्स. और साथ में लाइसोसोम क्या करता है? जो इसके एंजाइम है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं. लाइसोसोम में स्पेशल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो ये इन एंजाइम्स को क्या करता है? जो फूड वेक्टर प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, उस फूड वेक्टर के अंदर भी फॉल कर सकता है, जिससे कि जो वहां पर फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाए, कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से जो है सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए. इसलिए यहाँ पर ये जो फूड वेक्यूल है उसमें भी अपने एंजाइम्स को पुट कर देता है. यहाँ पर हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ लाइसोसोम. तो हम देख रहे हैं लाइसोसोम की स्ट्रक्चर ये इस तरह से होती है, ठीक है. पर इसमें जो इसकी ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. इसकी आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. इसके बाद इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इसमें लिपिड बाइलेयर भी प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये है हाइड्रोलाइटिकल एंजाइम मिक्सचर. बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मिक्सचर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि किसी भी सेल, किसी भी मटेरियल को ब्रेक डाउन करने का इनका वर्क होता है. इसके बाद ही यहाँ पर इसमें कुछ आप देखेंगे, ये स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देगी इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस पर. तो ये क्या है? ग्लाइकोसिलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. तो ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. उसके बाद लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम. तो लाइसोसोम क्या है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है. किसी भी सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम हम अगर बोले तो वो हम लाइसोसोम को बोलते हैं. So lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell. Lysosomes help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. Lysosome क्या करता है? किसी भी सेल को क्लीन करने में हेल्प करता है. ये हेल्प करता है किसी भी सेल को क्लीन करने में. कैसे? क्योंकि ये क्या करता है? जो भी फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया, वायरस, जो भी हमारी बॉडी में अनवांटेड मटेरियल एंटर हो रहे हैं, तो उनको डाइजेस्ट कर देगा. जो भी फॉरेन मटेरियल एंटर हो रहे हैं उनको डाइजेस्ट कर देगा, और इसके साथ ही क्या करेगा? ये बोर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स को भी बोर्न आउट करेगा, सेल ऑर्गेनेल्स को भी. मीन जो नॉन फंक्शनिंग ऑर्गेनेल प्रेजेंट है सेल के अंदर या जो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं, तो उनको भी सेल से बाहर निकालने का काम करेगा. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम किसी भी सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बोलते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो
कोई डाउट हो तो उसको आप है ना वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखना, बिकॉज लाइव सेशन में जो कमेंट्स लिखते हैं आपको बात को दिखाई नहीं देते, शो नहीं होते। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप लाइव क्लास के बाद उसे कमेंट बॉक्स में डाउट को लिखें, ठीक है। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड। अब वो फॉरेन मटेरियल क्या हो सकता है? इट कुड बी बैक्टीरिया, इट कुड बी बैक्टीरिया और फूड। फूड भी फॉरेन मटेरियल है सेल के लिए, तो फूड को भी ये ब्रेक डाउन करेगा और साथ में जो बैक्टीरिया है उसको भी अपने डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू किल कर देगा, एज वेल एज ऑल ऑर्गेनेल्स। और इसके साथ ही क्या है, जो ऑर्गेनेल्स ऑल्ट हो चुके हैं एंड एंड अप इन द लाइसोसोम, और वो सारी चीजें कहां है? लाइसोसोम में आकर एंड अप हो जाती है, व्हिच ब्रेक देम अप इनटू स्मॉल पीसेस। और इसके अंदर प्रेजेंट लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट जो एंजाइम्स है वो इन सभी जो फॉरेन मटेरियल है उनको ब्रेक कर देते हैं स्मॉल पीसेस में। मीन स्मॉल जो पीसेस है उसमें इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes। और लाइसोसोम ऐसा करने में कैपेबल क्यों होता है? बिकॉज लाइसोसोम में क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि क्या करते हैं? किसी भी फॉरेन मटेरियल को स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देते हैं, कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसमें यह देखना पड़ेगा कि जो लाइसोसोम के अंदर जो भी एंजाइम्स है वो ओनली ऑर्गेनिक मटेरियल को ही ब्रेक करने में कैपेबल है। इनऑर्गेनिक मटेरियल जो थोड़े हार्ड होते हैं उनको ब्रेक करने में कैपेबल नहीं होते। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अब क्या है? सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाता है, लाइक एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, जब सेल डैमेज हो जाती है लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। अब क्या है? अब डिस्टर्बेंस आ गया सेलुलर मेटाबॉलिज्म में तो सेल क्या होगी? डैमेज होगी। मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आने की वजह से सेल डैमेज होगी, तो डैमेज होने की कंडीशन में क्या होता है? जो लाइसोसोम होता है वो लाइसोसोम का क्या हो जाता है? बर्स्ट कर जाता है, मीन वो फट जाता है और उसके जो अंदर के सारे एंजाइम्स है डाइजेस्टिव एंजाइम वो कंप्लीटली सेल में स्प्रेड हो जाते हैं और जो पूरी सेल है उसको ही वो क्या कर देता है? उस टाइम पे डाइजेस्ट कर देता है, डाइजेस्ट दिया ऑन सेल, तो वो अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। Therefore, lysosomes are also known as the suicide bags। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स। तो सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ क्या होता है जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम आती है, तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में जब प्रॉब्लम आती है तो लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है और बर्स्ट होने के साथ ही इसके जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सेल के अंदर स्प्रेड कर जाते हैं, कंप्लीट सेल के अंदर स्प्रेड कर जाते हैं और कंप्लीट सेल को ही वो एंजाइम डाइजेस्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। तो लाइसोसोम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स है, मीन ये इस तरह से लाइक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी राउंड शेप की बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम फिल रहते हैं। दिस एंजाइम आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो एंजाइम है वो किसके थ्रू फॉर्म होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू वो फॉर्म होते हैं। यहाँ पर आपके पास आपके लिए क्वेश्चन है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सरफेस पर कौन सा ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है सेल का, वो आपको बताना है। मीन ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ इनकी सरफेस पर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनेल मिलता है। यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनेल दैट इज फाउंड ऑन द रफ on the surface of rough endoplasmic reticulum. Now, next organelle is mitochondria. Next organelle हमारा कौन सा है? That is mitochondria. So mitochondria जो होता है that is the powerhouse of the cell. अगर हम mitochondria की बात करें तो इसको हम powerhouse of the cell भी बोलते हैं, ठीक है। They contain enzymes that carry out the energy yielding steps of aerobic metabolism। अब जो
माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके अंदर भी क्या होते हैं, ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स को कंटेन करता है जो कि क्या करते हैं, एनर्जी यील्डिंग मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली एरोबिक मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं दे कैरी आउट एनर्जी यील्डिंग स्टेप्स, एनर्जी को गेन करने वाली या एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाली स्टेप्स को ये कैरी आउट करते हैं बाय एरोबिक मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर एरोबिक मेटाबॉलिज्म आया। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में एथ क्लास में कुछ पढ़ा होगा एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है दैट एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, एटीपी इज प्रोड्यूस्ड हियर, और जो ये हमारे एटीपी है ये क्या है, करेंसी है, एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी है। और ये एटीपी कहां पर प्रोड्यूस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सभी एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। कंपोज्ड ऑफ, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कंपोज्ड ऑफ अ डबल मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया आप यहां पर देख पा रहे हो, तो ये जो कंपोज होता है ये डबल मेम्ब्रेन से होता है। वन मेम्ब्रेन इज दिस एंड अदर वन इज दिस। जो आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है आप देख पा रहे हैं, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये क्या होता है, फोल्ड हो रही है। ये इंटरनल पार्ट में इस तरह से यहाँ पर ये फोल्ड हो रही है, ये फोल्ड हो रही है अंदर की तरफ। तो ये फोल्ड होकर द मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू क्रिस्टी, और ये जो अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड होती है तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है दिस इज नोन एज क्रिस्टी, दिस इज नोन एज क्रिस्टी। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, जो कि इसकी इनर मेम्ब्रेन है उसको फोल्ड कर जाती है तो उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। मीन ये क्या करते हैं, खुद से ही अपनी जो है रेप्लिका बना लेते हैं। मीन ये अपनी जो है एक और कॉपी बना लेगा, ये अपनी एक और कॉपी बना लेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, अपनी कॉपी बनाने में कैपेबल होते हैं। मीन दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। व्हाई? बिकॉज़ कंटेनिंग पेयर और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, अपना खुद का सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पर कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इनके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके थ्रू क्या करते हैं, दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज कैपेबल टू रेप्लिकेट इट्स कॉपी, है ना, वो अपनी कॉपी बनाने में कैपेबल होती है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चरल फीचर्स, हियर यू कैन सी इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है, और जहां पर ये इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हो रही है, दिस इन दिस पार्ट एंड इन दिस पार्ट इट इज फोल्डिंग। इन दोनों ही पार्ट में ये फोल्ड हो रही है। सो जिस पार्ट पे ये फोल्ड हो जाती है दैट इज नोन एज क्रिस्टी, दैट इट इज नोन एज क्रिस्टी। नाउ तो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो फ्लूइड प्रेजेंट इन दिस एरिया इज नोन एज मैट्रिक्स। इसे ही हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। जो फ्लूइड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में हमें इस तरह से सर्कुलर डीएनए टाइप में डीएनए भी मिलते हैं, जिनके थ्रू क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कैपेबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। Mitochondria are known as the powerhouse of the cell. Mitochondria को powerhouse of the cell बोलते हैं। The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP. तो जो भी लाइफ को परफॉर्म करने के लिए हमें पता है हम बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उन सभी एक्टिविटीज के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो किसके थ्रू कंप्लीट होती है, हमें इसके ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके थ्रू कंप्लीट होती है। बिकॉज ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि हमारी एनर्जी करेंसी है। ठीक है, और इट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी।
adenosine triphosphate. So full form of ATP is adenosine triphosphate. ATP मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ये यहाँ पर एनर्जी रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया. Now ATP is known as the energy currency of the cell. ATP को ही हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं. ATP is known as energy currency of the cell. The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds. और जो बॉडी है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, उस एनर्जी को हमारी बॉडी क्या करती है? न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर्म करने में और मैकेनिकल वर्क करने में हमें हेल्प करती है. मीन जो ये मटेरियल एटीपी जो फॉर्म हो रहा है, ये किस किस में हमें सपोर्ट करेगा? एक तो केमिकल कंपाउंड के फॉर्मेशन में, और साथ में जो भी मैकेनिकल वर्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक कहीं पर भी वॉक कर रहे हैं हम या फिर हम किसी से बात कर रहे हैं, तो इन सभी में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मैकेनिकल वर्क करने के लिए, दैट इज रिलीज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. Mitochondria have two membrane covering instead of just one. Mitochondria में हम देख रहे हैं membrane है वो two covering की होती है, inner membrane और outer membrane. ठीक है, so two membrane covering instead of just one. The outer membrane is very porous while the inner membrane is deeply folded. जो outer membrane होती है वो porous होती है. Porous means उसमें like छोटे-छोटे pores present होते हैं, इसलिए that is named as porous. क्यों? बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, कोई भी मटेरियल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में और एग्जिट करेगा. दैट्स व्हाई उसके लिए जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज वेरी पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड. और जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड होती है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में पहले देख किया है. इनर जो मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड होती है. दिस फोल्ड्स क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन. और ये जो फोल्ड्स है ये क्या करते हैं? एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस के लिए. जैसे अगर हम बात कर ले, यहाँ पर मैं एक सिंपल लाइन खींचता हूँ, तो इसकी जो सरफेस है हमारे पास ऑलरेडी ये सरफेस मिल रही है. ठीक है, अब मैं इसी लाइन को डीपली फोल्ड कर देता हूँ, ये इस तरह से डीपली फोल्ड हो जाती है. ये वही लाइन चल रही है और ये डीपली फोल्ड हो जाती है, इस तरह से अंदर की तरफ डीपली फोल्ड हो रही है. तो यहाँ पर आप देखिए पहले हमारे पास यही सरफेस थी, ओनली यही सरफेस थी, बट अब जब हम देख पा रहे हैं इस स्ट्रक्चर में हम इतनी ही डिस्टेंस पर ये इतनी बड़ी सरफेस हमारे को मिल रही है हर तरफ से. तो ये सरफेस एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है किसके लिए? एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो एटीपी जनरेशन में हेल्प करती है. सो माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स in the sense that they have their own DNA and ribosomes. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स है. क्यों? बिकॉज़ ये क्या है? they contain their own DNA and ribosomes. बेसिकली क्या होता है? डीएनए कहां पर प्रेजेंट होता है? हमने देखा था डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस में ही डीएनए प्रेजेंट होता है. बट माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गेनेल्स है न्यूक्लियस को छोड़ करके बिसाइड्स न्यूक्लियस दैट कंटेन्स इट्स on DNA and also having ribosomes. Therefore, mitochondria are able to make some of their proteins. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? अपने खुद के प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने में भी कैपेबल होता है. Now, next is diffusion and osmosis. अब हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे. तो डिफ्यूजन mainly डिफ्यूजन की हम बात करें तो डिफ्यूजन हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ऑस्मोसिस को डिस्कस कर लेते हैं. सो ऑस्मोसिस, if there is a membrane between two solution with unequal concentration of solute that cannot cross the membrane. यहाँ पर हम डिस्कशन से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर टर्म आया है, ये इसका सॉल्यूशन. अगर हम सॉल्यूशन जैसे टर्म की बात कर लेते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिकली सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट
सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें होती है। तो हम बात कर लेते हैं, जैसे लाइक हम बात कर लेते हैं शुगर सॉल्यूशन की। वी कैन टॉक अबाउट शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो शुगर सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीजें होती है, वन इज शुगर एंड अदर वन इज वाटर। और क्या होता है, शुगर के साथ वाटर फिक्स होता है। मीन शुगर और वाटर दोनों को जब हम मिलाते हैं तो दैट फॉर्म शुगर सॉल्यूशन। अब हमने कहा सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट वो है जिसका अमाउंट कम होता है। लाइक हम अगर बात करें शुगर सॉल्यूशन की, तो हमें पता है 1 ग्लास वाटर में हम 1 स्पून शुगर को ऐड करते हैं और शुगर सॉल्यूशन को हम पैक कर लेते हैं। बट यहाँ पर जो है शुगर कम अमाउंट में है तो ये सॉल्यूट होगा, और जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन पता चला, और सॉल्यूशन में कौन से दो मटेरियल होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसके बारे में भी आपने देख लिया दैट व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। जो मिनिमम अमाउंट में है दैट इज सॉल्यूट लाइक शुगर, और जो मोर अमाउंट में है दैट इज सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ देयर इज अ मेम्ब्रेन बिटवीन टू सॉल्यूशंस, कोई भी दो सॉल्यूशन है उसके बीच एक मेम्ब्रेन है, लाइक यहाँ सॉल्यूशन 1 हो गया, यहाँ पर सॉल्यूशन 2 हो गया, और इनके बीच में ये एक मेम्ब्रेन लगा दिया हमने, इनके बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दी है, ठीक है। सो इफ देयर इज अ मेम्ब्रेन बिटवीन टू सॉल्यूशन विद अनइक्वल कंसंट्रेशन, और इनकी कंसंट्रेशन क्या है, अनइक्वल है, मीन सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 दे आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, इनकी कंसंट्रेशन अलग-अलग है। इसकी concentration of solutes that can not cross the membrane water। तो यहाँ पर क्या है, तो ये क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये सॉल्यूट क्या करेंगे, इनके अंदर ये जैसे ये सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन के अंदर हमने देखा सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है, तो सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है, मैक्सिमम हम बात करें सॉल्वेंट तो हम वाटर को ज्यादातर सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूट जो होगा वो सॉल्यूट क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, बिकॉज इनकी क्या है, कंसंट्रेशन अनइक्वल है। तो जो सॉल्यूट है वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो जो सॉल्वेंट है, मीन जो वाटर है, सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, वाटर, तो वाटर क्या करेगा, will flow towards the side with less water oblique more solute until the two sides have unequal concentration। तो यहाँ पर वाटर क्या करेगा, लाइक मैंने बोल दिया दैट इस तरफ क्या है, सॉल्यूट का परफॉर्म ज्यादा है, जैसे यहाँ पर हमने बोल दिया 2%, ये सॉल्यूशन क्या है, 2% शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, और यहाँ पर है ना कितने परसेंट है, 30% शुगर सॉल्यूशन है। यहाँ पर कितना परसेंट हो गया, ये हमारे पास 30% शुगर सॉल्यूशन हो गया। तो 30% होने का मतलब क्या है, यहाँ 30% शुगर है, जबकि यहाँ 10% शुगर है, जबकि यहाँ पर 10% शुगर है। तो हम देखेंगे 10% शुगर है, मीन यहाँ पर वाटर एक्सेस में है, सॉल्वेंट जो ज्यादा है, जबकि यहाँ सॉल्वेंट कम है, ठीक है। तो वाटर क्या करेगा, जहां पर उसकी ज्यादा अमाउंट है उससे कम अमाउंट की तरफ ट्रेवल करेगा, मीन इस तरफ ये जाएगा, बिकॉज़ अनइक्वल कंसंट्रेशन है। तो वाटर क्या करेगा, अपनी लेस कंसंट्रेशन से, मीन जिस तरफ उसकी लेस कंसंट्रेशन है ना वहां पर मूव करेगा जहां पर उसकी ज्यादा कंसंट्रेशन है। और जब क्या होगा, दोनों तरफ वाटर का अमाउंट इक्वल हो जाएगा, मीन वाटर की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, तो वहां पर हम देखेंगे कि फिर उसके बाद जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा और दोनों तरफ इक्वल हो जाएगी कंसंट्रेशन, तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। तो ये मेम्ब्रेन होगी, इसके थ्रू क्या है, ओनली सॉल्वेंट मीन वाटर कैन pass but not solute particles cannot pass through it। so this is osmosis। तो इस प्रोसेस में क्या है, जो हमारा हायर कंसंट्रेशन जो पार्टिकल्स है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज़ इसमें से क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो नहीं जा पा रहे पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मीन वाटर के पार्टिकल्स one place to another place पर ट्रेवल कर पा रहे हैं, इसलिए that's why this membrane is known as semi permeable या selective permeable membrane। तो क्या करेगा, जो कोई भी पार्टिकल है वो क्या करेंगे, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ वाटर की हायर कंसंट्रेशन थी जबकि यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन थी, तो वो इक्वल करने के लिए इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अपनी
हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो दैट इज प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। ओके, now we can understand it by this picture। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दैट इज यहाँ पर इट इज डिस्टिल्ड वाटर। यहाँ पर एक बीकर है और बीकर में आप देख पा रहे हैं कि डिस्टिल्ड वाटर भरा हुआ है। बीकर के अंदर डिस्टिल्ड वाटर भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये हम जो ले रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं और उस टेस्ट ट्यूब के हम अंदर हम 3% सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 3% सॉल्ट सॉल्यूशन हम कंटेन कर रहे हैं। और इसके बाद हमने जो ये हमारी ट्यूब है उसका जो माउथ है वो एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर दिया है? हमने उसको बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है। हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोला इसको? बिकॉज़ इससे क्या है, ये अलाउ करेगी कुछ स्पेशल पार्टिकल्स को ही इसके थ्रू पास करने को अलाउ करेगी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहां पर हम देखेंगे 3% सॉल्ट सॉल्यूशन है, मीन यहां पर वाटर का अमाउंट ज्यादा है जबकि यहां वाटर का अमाउंट कम है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है हम देख पा रहे हैं, जब हम इसको वाटर में डीप करेंगे तो वाटर पार्टिकल्स बिकॉज़ यहां पर क्या है, वाटर की हायर कंसंट्रेशन है और इस वाले पार्ट में वाटर की लोअर कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो वाटर पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जहां उसकी सॉल्ट सॉल्यूशन में जहां वाटर की कंसंट्रेशन कम है वहां उस तरफ ये ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये वाटर पार्टिकल्स धीरे धीरे ट्रेवल करते चले जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद जो वाटर की कंसंट्रेशन है ये यहाँ पर और इस टेस्ट ट्यूब में इक्वल हो जाएगी। जब ये इक्वल हो जाएगी तो वाटर का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, मीन अब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी। जबकि यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन यहाँ पर है वाटर की और यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है, बट इस वाली पोजीशन में इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो चुकी है। सो सॉल्यूशन स्टॉप्स राइजिंग, सॉल्यूशन ऊपर की तरफ चढ़ना बंद कर देगा। व्हेन रेट ऑफ कॉलम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वल्स ऑस्मोटिक प्रेशर, और जब क्या हो जाता है, जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल में हो जाता है, इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, तो यहाँ पर इसका ट्रांसपोर्टेशन वाटर का रुक जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। जो हमारे ज्यादातर ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मींस ऑस्मोसिस के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस ऑस्मोसिस को आप एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं जो आपके डेली घर पर आप यूज करते होंगे। लाइक आप किशमिश को जब यूज करते हैं तो किशमिश देखते हैं वो थोड़ा छोटा होता है, बट अगर हम उसको एक वाटर के अंदर डाल देते हैं, थोड़ी वाटर के अंदर हमने उसको डिप कर दिया, हम देखेंगे वो जो हमारा किशमिश है वो स्वेल कर जाएगा, मीन वो फूल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो यहाँ पर है इसमें हमने वाटर डाला है, इसमें हमने वाटर फिल किया हुआ है और वाटर फिल करने के बाद यहाँ पर शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। आप देखेंगे वहां पर जो शुगर ज्यादा प्रेजेंट होती है किसी भी किशमिश के अंदर, बट जब उसको वाटर के अंदर डालते हैं बिकॉज शुगर क्या है, शुगर ज्यादा है और वाटर इसके अंदर कम है, वाटर इसके अंदर कम है, तो वाटर क्या करेगा, इसके अंदर एंटर करेगा, वाटर हमारे किशमिश के अंदर एंटर करेगा और धीरे धीरे क्या होगा, वो वाटर एंटर करते जाएगा और उसके बाद जो कंसंट्रेशन बाहर की तरफ है, जो कंसंट्रेशन बाहर की तरफ है वाटर की, वही कंसंट्रेशन अंदर की तरफ हो जाएगी, मीन ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा, तो हमारे वाटर का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी ऑस्मोसिस का ही एक एग्जांपल है जो किशमिश स्वेल कर जाता है व्हेन वी पुट इट इनटू वाटर, जब हम उसको वाटर के अंदर रखते हैं तो वो स्वेल कर जाएगा। ठीक है, नाउ इफ द मीडियम सराउंडिंग the cell has a higher water concentration than the cell, अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं ये मीडियम, लाइक ये पूरा ये इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर लेते हैं, इट इज मीडियम, और मीडियम में क्या हो, ये सेल रखी हुई है, सात सेल, तो क्या करेंगे, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर वाटर के अंदर तो वाटर की कंसंट्रेशन हायर है, बट
सेल के अंदर क्या है, कंसंट्रेशन लो है। सो meaning that the outside solution is very dilute। यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और जिस भी सरफेस पर जिस भी एरिया में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है दैट इज नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। उसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो वाटर अब अनइक्वल कंसंट्रेशन होगी तो वाटर क्या करेगा, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो वाटर क्या कर रहा है, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो वाटर पार्टिकल्स यहां से इसके अंदर चले जाएंगे और सेल क्या करेगी, वाटर को गेन कर लेगी ऑस्मोसिस के थ्रू। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, जहां की सराउंडिंग में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा सराउंडिंग में, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर एक्सेस में होगा। क्या होगा, वाटर एक्सेस में होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर एक्सेस में होगा। ठीक है, उसके बाद इफ द मीडियम हैज एक्जेक्टली द सेम कंसंट्रेशन। अब हम अगली कंडीशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन ये है हमारे पास, ये सेल है और ये उसका सराउंडिंग है। अब जितना वाटर सेल के अंदर प्रेजेंट है उतना ही वाटर सेल के आउटसाइड मीन जो कंसंट्रेशन है वो दोनों की सेम है। वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, सेल के अंदर और सेल के बाहर के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में सेम है, दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो सेल है। देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। तो अब जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम है सराउंडिंग की और सेल की, तो क्या करेगी, कहीं पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होगी, कोई भी नेट मूवमेंट शो नहीं करेगा, है ना, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इन सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। This type of solution known as isotonic solution. Now, if the medium has a lower concentration of water than the cell, अब हम तीसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सेल के अंदर ज्यादा वाटर है, जबकि जो सराउंडिंग है वहाँ पर वाटर का अमाउंट लेस है। सेल के अंदर ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट है वाटर का, जबकि जो सराउंडिंग्स है उसके अंदर वाटर का अमाउंट कम है। तो यहाँ क्या करेगा, अब यहाँ पर बिकॉज वाटर का अमाउंट कम है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो सेल के अंदर से बाहर की तरफ वाटर ट्रेवल करेगा। ठीक है, और यहाँ पर सेल की जो मेम्ब्रेन है वो सेट परमेबल है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ही बाहर आएंगे, तो वाटर पार्टिकल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और सेल क्या करेगी, श्रिंक कर जाएगी। यहाँ पर स्वेल कर रही थी जब अंदर जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, तो वो फूल रही थी, स्वेल कर रही थी, बट जब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे, वाटर पार्टिकल्स बाहर आएंगे सेल से, तो सेल विल बी श्रिंक, सेल श्रिंक कर जाएंगे। ठीक है, सो वाटर देन द सेल, meaning that it is very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis। ठीक है, because water का है मीन को concentrated। जब हमने कहा वाटर एक्सेस में होगा, अभी हमने पढ़ा अगर वाटर ज्यादा है, एक्सेस में है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट, दैट इज नोन एज डाइल्यूट, इसको हम डाइल्यूट बोलते हैं। बट अगर वाटर कम है, वाटर का अमाउंट कम है, किसी भी सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट कम है, देन दैट इज नोन एज concentrate सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन में यही है कि डाइल्यूट में वाटर एक्सेस में होगा, जबकि कंसंट्रेट में जो है वाटर वो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर क्या है, जो बाहर का सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड, मीन उसमें वाटर का अमाउंट कम है, जबकि सेल में वाटर का अमाउंट ज्यादा है, तो वाटर पार्टिकल्स क्या करेंगे, इसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो सेल क्या करेगी, वाटर को लूज करेगी, जो है वो जो वाटर का अमाउंट दोनों तरफ, वाटर की कंसंट्रेशन दोनों तरफ इक्वल करने के लिए सेल अपने अंदर से वाटर को लूज करेगी। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, सच ए सॉल्यूशन नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इन सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास तीन सॉल्यूशन आ रहे हैं, वी आर टेकिंग थ्री सॉल्यूशन। नंबर वन इज hypotonic, number 2 is isotonic and number 3 is hypertonic। तो हाइपोटोनिक में हम क्या बात करते हैं, हाइपोटोनिक का मीन है कि वहां पर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा, मीन वाटर का अमाउंट ज्यादा है, डाइल्यूट है, सराउंडिंग में वाटर ज्यादा है,
तो वो क्या होगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। अगर वाटर इक्वल है दोनों तरफ, सेल और सेल के सराउंडिंग में, तो वो आइसोटोनिक हो जाएगा। बट अगर सेल के अंदर वाटर ज्यादा है और एनवायरनमेंट में वाटर कम प्रेजेंट है, that is known as hypertonic solution. So these are the three type of solution. Okay, next. Next is plastid. Next organelle is plastid. So plastid are present only in the plant cell. प्लास्टिड जो है ऑर्गेनेल वो ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है प्लास्टिड जो है ऑर्गेनेल। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 इज क्रोमोप्लास्ट एंड नंबर 2 इज ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट टू टाइप के होते हैं। क्रोमो का मीन क्या होता है, कलर। क्रोमो मीन कलर, और प्लास्ट मतलब प्लास्टिड से रिलेटेड है, प्लास्ट को प्लास्टिड से बनाया गया है। तो क्रोमोप्लास्ट में क्या होंगे, कलरफुल प्लास्टिड होंगे। क्रोमोप्लास्ट में क्या होंगे, कलरफुल प्लास्टिड होंगे। जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट है ये व्हाइट कलर के होंगे या फिर कलरलेस होंगे या फिर व्हाइट कलर के होंगे। देन दे आर नोन एज ल्यूकोप्लास्ट। Plastids containing the pigment chlorophyll are known as chloroplast। और अगर प्लास्टिड है जो क्या है, ऐसे पिगमेंट क्लोरोफिल, अगर उसमें पिगमेंट हो क्लोरोफिल, अगर वो क्लोरोफिल नाम से जान, अगर है ना उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, देन दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ऐसा प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है और क्लोरोफिल प्रेजेंट है, पिगमेंट प्रेजेंट है किसी भी प्लास्टिड में, देन दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो उसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। क्लोरोप्लास्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। Chloroplasts are important for photosynthesis in plant. Chloroplasts also contain various yellow or orange pigment in addition to chlorophyll. अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, कई बार दूसरे पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं लाइक येलो और ऑरेंज कलर के। कई बार हम देखते हैं कि लीव्स जो होती है ना वो ग्रीन के साथ थोड़ी येलोइश और थोड़ी ऑरेंज टाइप में भी होती है, ऑरेंज कलर की भी होती है। तो कभी-कभी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुड बी येलो कलर और ऑरेंज कलर इन एडिशन टू क्लोरोफिल के साथ, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट आर primarily organelles in which materials such as starch, oils and protein granule are stored। तो दूसरे टाइप का हम अगर देखें प्लास्टिड तो वो है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। किसके, स्टार्च के स्टोरेज का, जो कि प्लांट में फॉर्म होता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स एंड प्रोटीन्स ग्रेन्यूल्स, इनके स्टोरेज का वर्क कौन करता है, परफॉर्म ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास इनके स्टोरेज का वर्क परफॉर्म करते हैं। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। अब यहां पर हम बात करें लाइक प्लास्टिड की, अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर ले तो प्लास्टिड की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये इस तरह के शेप का होता है प्लास्टिड, ठीक है। और प्लास्टिड में जो है इसके अंदर जो मटेरियल भरा होता है उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज स्ट्रोमा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के अंदर हम देखें तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स और लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो ये इस तरह से कई सारी इस तरह से लेयर्स प्रेजेंट होती है यहाँ पर। ये इस तरह से किसी भी प्लास्टिक के अंदर इस तरह से ये लेयर, बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है। और ये जो है स्ट्रोमा के अंदर ये एम्बेडेड रहती है, मतलब स्ट्रोमा के अंदर धसी हुई रहती है। प्लास्टिक के अंदर ये जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लास्टिड जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही होते हैं, बिकॉज़ इनमें भी क्या होता है, प्लास्टिड आल्सो हैव पेयर ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम्स। पेयर ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम्स हमने पढ़ा था, दैट पावर ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया having their own DNA and ribosomes, and there also plastid also containing their own DNA and ribosomes. So these both are the same
same type of structure present in a cell. Okay, now next. Next is vacuoles. Next organelle is vacuole. Vacuole भी एक organelle है जो plant cell के अंदर मिलता है और एनिमल सेल के अंदर भी ये मिलती है vacuoles. So vacuole are storage sacs for solids or liquid contents. ये क्या करती है? स्टोरेज करती है. स्टोरेज करने का काम करती है सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स को, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स, उनको स्टोरेज करने का वर्क कौन करती है? वैक्यूल्स करती है. सो वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल. वैक्यूल्स जो होती है वो एनिमल सेल में स्मॉल साइज होती है. वैक्यूल्स जो होती है एनिमल सेल में वो स्मॉल साइज होती है, दैट इज स्मॉल साइज एनिमल सेल में. बट इन प्लांट सेल है वेरी लार्ज वैक्यूल्स. बट जो प्लांट सेल होती है वो काफी बड़ी वैक्यूल्स को कंटेन करती है. द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट्स सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम. यहां तक कि जो कुछ प्लांट सेल्स है उनमें 50 से लेकर के 90% तक जो सेल वॉल्यूम है उसको कंटेन कौन कर लेती है? हमारे पास वैक्यूल कंटेन कर लेती है. इन प्लांट सेल्स vacuoles are full of cells है. अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये इनमें क्या होता है? सेल भरा होता है, मीन एक लिक्विड भरा होता है और that liquid is known as that liquid that is filled in vacuoles that is known as cell and provide turgidity and rigidity to the cell. और ये क्या करती है? इसके थ्रू क्या करती है? सेल जो टर्जिड रहती है एंड रिजिड रहती है. टर्जिड का मीन क्या? स्पेल करती है, मतलब फुली हुई रहती है, अपना शेप एक्वायर कर लेती है. और रिजिड मतलब हार्ड होती है. ठीक है. टू द सेल many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles. बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस जो कि सेल को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो कहां पर स्टोर? प्लांट सेल को रिक्वायर्ड होते हैं वो कहां स्टोर होते हैं? वैक्यूल्स में ही स्टोर किए जाते हैं. These include amino acid. अब ये कौन से मटेरियल को स्टोर करती है? दैट नंबर 1 इज amino acid, sugars, various organic acids and some proteins. तो ये किसमें? प्रोटीन्स को ये क्या करती है? स्टोर करने का वर्क परफॉर्म करती है. ठीक है. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल. ठीक है. वैक्यूल की बात करें हम, ये एक सेंट्रल वैक्यूल है और इसके अंदर जो ये यहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट है दैट इज सेल्स है. ये सेल्स है और इसके आउटर में जो ये लिक्विड प्रेजेंट है दैट इज नोन एज टोनोप्लास्ट. सो दिस इज द वैक्यूल. और ये सेल्स के अंदर जो भी एमिनो एसिड्स हैं और दूसरे ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन्स हैं वो इसके अंदर स्टोर रहते हैं हमारे पास. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways. तो कोई भी सेल है वो अपनी स्ट्रक्चर एक्वायर करती है और साथ में एबिलिटी रखती है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने की. क्यों? बिकॉज एक उसकी मेम्ब्रेन की ऑर्गेनाइजेशन की वजह से और साथ में जो भी ऑर्गेनल्स है वो स्पेसिफिक वे में किस तरह से अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उसी के थ्रू क्या करती है? सेल अपनी स्ट्रक्चर की एक्वायर करती है और साथ में एबिलिटी भी रखती है फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. इन द सेल thus has a basic structural organization. इसलिए सेल क्या है? लाइफ की या किसी भी एनिमल की या किसी भी प्लांट की या कंप्लीट लाइफ की. ठीक है. एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है. दिस हेल्प्स द सेल्स टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, obtaining nutrition and clearing of waste material or forming new proteins. सेल किस में हेल्प करती है? जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं हमारी बॉडी में लाइक रेस्पिरेशन, obtaining nutrition, clearing of waste material and forming new proteins. और new proteins के बनाने में ये हेल्प करती है. Thus the cell is the fundamental structural unit of living organism. इसीलिए सेल क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की
फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है और साथ में इट इज आल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सो सेल इज द fundamental structural unit of life and also basic functional unit of life. So this is the और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और जो भी आपको डाउट्स हो वो आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखना, बिकॉज लाइव जो कमेंट होते हैं वो शो नहीं होते, जबकि जो कमेंट आप बाद में करते हैं वही कमेंट वहां पर शो होते हैं. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.